डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 40 प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन लिखेंगे, भाग 2 की, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए। ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 3 स्टार्ट। परस्पर ना लड़ो, हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इसे देखता है उसे बुरा कहता है। पैरा। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने, हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। पैरा। कौशल से कई मेंबरों ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। पैरा। आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस सही रही। पैरा। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालें। सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए, यह जीवन के लिए जरूरी है। विद्या से संबंध रखने वाले समाज को इस ओर सब लोगों का ध्यान खींचना चाहिए। प्यारा। वह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया, पर मार खाने के सिवा और कुछ नहीं पाया। ईश्वर स्वतः कुछ नहीं करता, लेकिन वह हमारे, तुम्हारे या उनके द्वारा सारा काम कराता है। प्यारा। उसने उसकी कलम और उसकी स्याही से आप कई तस्वीर खींचो, ना तुमको बुलाया ना तुम्हारे पास आया। पैरा। ऐसा काम ना करो कि लोग बुरा कहें। ईश्वर से जरा डरो। शासक को रात दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। शासन करना कुछ खेल नहीं है। स्टॉप। डिक्टेशन थोड़ा स्पीड की होगी, 40 से तो ज़्यादा की होगी। आ चुकी होगी डिक्टेशन सबकी। और नहीं आई हो तो बार बार लिखने की कोशिश करना, तो सबकी आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना वीडियो को। इससे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो घर बैठ के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी अपने अपने स्टेटस पे वीडियो को लगा दिया करो। जो बच्चे पढ़ने रहे होंगे वो पढ़ सकते हैं। तो सेकंड डिक्टेशन लिखेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। लालची आदमी सदा मारा जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? वह
बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। हम सरस्वती को हासिल करेंगे, यह हमने पहले ही से निश्चय किया है। पैरा। सामने जो लाला साहेब लंबी छड़ी लिए खड़े हैं, उनके द्वारा कई ऐसे काम हुए हैं जिनको आज छोटे बड़े सब मानते हैं। पैरा। मैं इतना काम तो तुरंत ही कर सकता हूँ। मेरे नीचे और भी बहुत से काम करने वाले आदमी हैं जो तमाम कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पैरा। चिराग के तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार की थी। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। वह मुर्गी रोज़ एक अंडा दिया करती थी। बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलाती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे निकाल कर रख लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिल जाएगा। पैरा। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, मगर वहाँ एक अंडा भी ना निकला। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। प्यारा। इससे हमें यह पता चलता है कि लालच एकदम बुरी बला है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। स्टॉप। ये दूसरे वाक्य की सेकंड डिक्टेशन थी। ये भी सिंपल डिक्टेशन है, सब लोगों की आ जा रही होगी, और नहीं आ रही तो उसको बार बार लिखने की कोशिश करें और सब चिन्ह वगैरह रिवाइज कर लें, वाक्यांश वगैरह सब रिवाइज कर लें, नियम वगैरह सब रिवाइज करके इसको लिखें तो सबकी डिक्टेशन आएगी। तो तीसरी डिक्टेशन लिखेंगे इसी की। वन टू थ्री स्टार्ट। स्वराज्य को प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। इसकी आराधना करने वाले ना तो स्वास्थ्य की परवाह करते हैं ना तंदुरुस्ती की। प्यारा, क्या तुमको यह स्वीकार है? यदि नहीं तो कोई दूसरे ही रास्ते पर बढ़ो। आखिर तुमको स्वयं ही कुछ तो करना चाहिए। प्यारा, सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इधर उधर जिधर देखो उधर ही लोग अपनी जान की भी परवाह ना कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पैरा, महाशय जी, आप किसी की
मुसीबत को क्या जाने, हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता ना करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। पैरा, वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया, इसमें अचंभे की क्या बात है। ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी समेत उसको बुला लो। पैरा, हिंदू और मुसलमानों में जो रोज़ बारंबार झगड़े होते हैं, इसके कई कारणों में से एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं का होना भी है। पैरा, अब इन झगड़ों को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेंत में बैठे बैठे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इस विषय में तुम्हारी क्या सहमति है। स्टॉप। 3 डिक्टेशन बोल दी हैं, इनको लिखो बार बार। जो नए स्टूडेंट हैं जो डिक्टेशन पे आने वाले थे और जिसके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, वो पहली भाग की दूसरी और पहली डिक्टेशन पहले भाग की दोनों डिक्टेशनें करें। इससे आपके सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे और आपको डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। ठीक है। डिक्टेशन जो नहीं आ रही है, वर्ड नहीं आ रहे हैं बनाना, तो वर्ड वो ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें जो वर्ड बनाने लायक हों। हर वर्ड ना भेजे बनाना, आउटलाइन मतलब जो वर्ड नहीं आ रहे हैं। कोशिश करो कि हम स्वयं उनको बनाने की, क्योंकि सारे नियम हैं आपके पास, आप सब बना सकते हो। और जो नहीं आ रहा है वो ही आउटलाइन भेजें। अब अपन लिखेंगे थोड़ी 80 की स्पीड में डिक्टेशन। देखो 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए वह नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीज़ें सामने आई हैं और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित रखा हुआ है। पैरा, लेकिन
सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिसके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सकें। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। स्टॉप। जो एजुकेशन छठवें भाग की थी, शायद हाँ छठवें भाग की थी, तीसरी डिक्टेशन थी, इसको लिखकर इसको हिंदी करें और मिलाएं इससे फिर हिंदी करके। कितनी गलती हो रही, हिंदी सभी लोग करें, हिंदी से आपकी शुद्धि अशुद्धि हो रही है वो सुधरेंगी आपकी। इसी की अपन और लिखेंगे डिक्टेशन। देखो 1 2 3 स्टार्ट। देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को ख़त्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ
होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। पैरा। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए। तब आप विश्वास रखिए, जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। स्टॉप। जी डिक्टेशन भी अच्छी की, इसको भी हिंदी करके या पढ़ लेना एक बार। इसकी हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी करके गलती मिला लेना। अभी तो डिक्टेशन अपना 100 में लिखेंगे। अस्सी वाली डिक्टेशन भी 100 में बोल रहे हैं। देखो 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है। दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। प्यारा सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में
लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर ना तो दहेज देना पड़ता है और ना ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी ज़मीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। स्टॉप। है तो 80 की, लेकिन 100 में बोल दी है, तो 100 में डिक्टेशन और लिखेंगे 80 वाली, कल से बोलेंगे 100 वाली डिक्टेशन। वो 1 एजुकेशन की भी हिंदी कर लेना, हिंदी करके चेक कर लेना। देखो 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं
कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य में के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा। स्टॉप। जो किसी ने बोली नहीं आज सभी की आई होंगी, जिनकी नहीं आई हैं वो प्रयास करते रहें, आ ही जाएंगी धीरे धीरे। और जो वीडियो है इसको शेयर कर देना, इससे जो और बच्चे हैं वो भी अपने अपने स्टेटस पे लगा देना, तो और बच्चे भी हैं जो वो भी इस डिक्टेशनों को लिख सकते हैं। ठीक है। और आगे कल डिक्टेशन कल बोली जाएंगी धीरे धीरे, जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो कोचिंग भी स्टार्ट होगी। तो घर पे रहे और पढ़ते भी रहें, जो नहीं है कि बैठे हैं डिक्टेशनों को लिखते रहें और इसकी हिंदी टाइपिंग भी साथ में करते रहें। पर डे की 2 या 3 डिक्टेशनों की हिंदी करते रहें, इससे आपकी शुद्धि अभी से अच्छी हो जाएंगी, अशुद्धियाँ सुधर जाएंगी आपकी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल।